टू ऑल। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रामकृष्ण परमहंस की, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आज की वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, जो कि रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की, जो कि रामकृष्ण परमहंस का ही एक उद्देश्य था, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए, अच्छा, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये वीडियो देखने के बाद आप इसके पहले की वीडियो, जो कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में है, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट है चैनल पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जन्म जो है 1862 में हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 1902 ईस्वी में। बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। और यंग एज थी अभी जब रामकृष्ण परमहंस से ये जुड़े नहीं थे, तो ब्रह्म समाज की रैशनैलिटी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जब ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा ये जुड़े हुए थे तो रामकृष्ण परमहंस से इनका कोई जुड़ाव नहीं था। अभी ये उनके शिष्य नहीं बने थे, लेकिन धीरे धीरे उनसे क्लोज हुए और फिर फाइनली जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनका सारा जो बेड़ा था या उनका जो कामकाज था या जो उद्देश्य था, उसको इन्होंने अपना एक उद्देश्य बना लिया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि विवेकानंद का जो सोच थी, जो उनका कैरेक्टर था, वो ऑलमोस्ट उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसा दिखाई देता है और उन्हीं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए ये अपना काम भी करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की डेथ हुई 1886 में, 1886 में, और उनकी डेथ के बाद लगभग ये 24 साल के थे उस टाइम पे। तो उनकी डेथ के बाद विवेकानंद ने ही जो है अपनी लाइफ को डेडिकेट किया उनके, यानी कि रामकृष्ण परमहंस के मैसेज को दुनिया में फैलाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। तो अगर इनकी बात की जाए स्वामी विवेकानंद की, तो ये भी ह्यूमनिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अपने गुरु की तरह। साथ ही साथ इन पे वेदांत का, उपनिषद का और गीता का, सब वेदांत का ही पाठ कह लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। और ख़ासकर उसमें वेदांत को ये सुपीरियर मानते थे। उनका मानना था कि जो रेशनैलिटी है, वो रेशनैलिटी वेदांत में देखने को मिलती है और उसी के हिसाब से इन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, ह्यूमनिज़्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। और जो समाज में जो इश्यूज़ थे, जो धार्मिक चीज़ें थीं, जो स्पिरिचुअलिटी थी, अध्यात्म के जो आइडियाज़ थे, उन सब का बेस बनाया इन्होंने वेदांत को। और इनका मानना था कि एक जो है, मतलब इनका जो उद्देश्य था जिसको लेके ये काम कर रहे थे, और वेदांत को बेसिस बना के, एक बेस बना के, जो इनका मकसद था वो यही था कि परमार्थ और व्यवहार के बीच में कैसे जो गैप है उसको कैसे फिल किया जाए। परमार्थ मतलब सर्विस और व्यवहार मतलब बिहेवियर, ऑब्वियस सी बात है। उसके बीच में जो गैप है उसको कैसे फिल किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए। और अध्यात्म और जो दिनचर्या है उसके बीच में जो गैप है उसको कैसे खत्म किया जाए। यानी कि अध्यात्म को वो चाहते थे कि जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, जो दिनचर्या हमारी है, उसमें अध्यात्म जो है उस हद तक शामिल हो जाए कि लोग जो है, जो वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, जिसके विस्तार की, जिसके मैसेज को एक्सपैंड करने की बात हो रही थी। रामकृष्ण परमहंस ने जो बात की कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर का जो आध्यात्मिक लेवल है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उसको कैसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाया जाए, इसी को इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के देखा और उसको अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीके से, हर कह सकते हैं डायरेक्शन से उन्होंने उसको फिल करने की कोशिश की। समाजवाद को लेके इनका एक अलग व्यू था, एजुकेशन के माध्यम से महिलाओं को लेके बहुत बेहतर व्यू था, धर्म को लेके एक अलग ही परिभाषा थी, सभी धर्मों को लेके जो है ये चलते थे। यूनिवर्सलिज्म को लेके भी इनका एक अलग अलग व्यू था। नेशन के जो है एक स्पेसिफिक नेशन तक सीमित नहीं थे, इंटरनेशनलिज्म का, अंतरराष्ट्रवाद का एक तड़का जो है दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है स्पेक्ट्रम पे ही बेस्ड होती है, बट हाँ, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे भी हम देंगे, अगर आप चाहें तो साथ में नोट करते रहिएगा।
तो अगर इनके धर्म की बात की जाए तो ये भी अपने गुरु की तरह जो है वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे कि एक इटर्नल बीइंग है, एक सुप्रीम बीइंग है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि अलग अलग धर्म है, सबके अपने अलग रास्ते हैं, लेकिन सबको पहुंचना एक ही जगह पे। और यहाँ पे विवेकानंद ने एक खास बात की, उन्होंने बोला कि हमारे मदरलैंड, हमारा जो मदरलैंड है यानी कि भारत जो है, वो जंक्शन है दो महान सिस्टम का, दो महान पद्धति का। और वो दो महान पद्धति कौन सी थी? हिंदुइज्म और इस्लाम। यानी कि इस्लाम और हिंदुइज्म जो है ये महान एक ग्रेट सिस्टम्स हैं, और इसकी मदद से जो है भारत का एक, कह सकते हैं भारत की विशेषता बताने की इन्होंने कोशिश की। और कई सारे जो है थिंकर्स भी रहे हैं जिन्होंने कहा कि अगर आपको भारत के बारे में जानना है तो विवेकानंद को पढ़िए। हमको नाम नहीं याद आ रहा है, बट ऐसा एक वेस्टर्न थिंकर थे, उन्होंने कहा। तो ऐसी जो सोच थी, ऐसा जो इनका ओपिनियन था, वो इस हद तक इतना जो है बेहतरीन था, इस वजह से ऐसे जो है विचार प्रकट किए गए। अच्छा, उनका नाम जो है रोमा रोला था, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये रोमा रोला ही पढ़ा था, रोलैंड नहीं पढ़ा था, ठीक। तो इन्होंने बोला था कि अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को स्टडी करिए, विवेकानंद को पढ़िए। तो ये उनके उच्च विचारों का, या कह सकते हैं जो उनके थॉट्स थे, उनके थॉट्स का नतीजा था। इसके अलावा अगर इनके सोशलिज्म की बात की जाए तो सोशलिज्म में इन्होंने जो लोअर क्लासेस के लोग थे, जो लोअर वर्नास के लोग थे, उनकी उन्होंने बात की। और उन्होंने खुद अपने आप को कहा कि आई एम सोशलिस्ट, मैं एक समाजवादी हूँ। और इन्होंने जो अपर क्लास के लोग थे, जो अपर वर्ण के लोग थे, उनसे अपील की, रिक्वेस्ट की कि वो जो उनकी पोजीशन है, जिस प्रिविलेजेस का, जिन अच्छी जो है सुविधाओं का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो उनको छोड़ दें और जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनके साथ मर्ज कर जाएं, उनके साथ मिल जाएं। और इस तरीके से एक नया भारत का जो उनका सपना था, वो इसकी एक नींव बनती हुई दिखाई देती थी। उनका सपना ऐसा ही था कि सारे जो भेदभाव है, या फिर क्लासेस का जो डिवीजन है, अगर उसमें भेदभाव है भी नहीं तो भी जो अपर क्लास के लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो लोअर वर्ण के हैं वो उतनी बेहतर ज़िंदगी नहीं जी रहे। तो वो सब खत्म करके अपर वाले ही अपना कम करके लोअर के बराबर आ जाएं, एक समानता वाली ज़िंदगी जीने की बात की इन्होंने। और इसीलिए जो दलित वर्ग था, जो लोअर क्लासेस के लोग थे, उनके लिए एक टर्म भी इन्होंने इस्तेमाल किया, दरिद्र नारायण। जैसे कि महात्मा गांधी ने वर्ड यूज़ किया हरिजन, दलितों के लिए, वैसे इन्होंने दरिद्र नारायण वर्ड यूज़ किया। ये सिर्फ उन लोअर कास्ट के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वो उन सभी जो कह सकते हैं गरीब तबके से बिलोंग करते थे, या फिर जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था समाज में, उनके लिए इन्होंने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, दरिद्र नारायण। इम्पोर्टेंट है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गांधी जी, हालांकि उस टाइम पे ये वर्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ, गांधी जी ने इस वर्ड को और ज़्यादा पॉपुलर किया। उन्होंने कहा था कि वो सब धोखेबाज हैं जो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं और फिर उन गरीबों के बारे में एक छोटा सा विचार तक नहीं करते हैं। इसी सेंस में उन्होंने, हालांकि जो अपर कास्ट या वर्णास की जो बात हो रही थी वो धर्म से ही हो रही थी, यही कारण है कि इन्होंने धर्म से भी इस चीज़ को जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये भगवान और इंसानियत दोनों के लिए एक इंसल्ट है। इट वॉज एन इंसल्ट टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू टीच रिलीजन टू अ स्टार्विंग मैन। यानी कि एक गरीब या फिर वैसे बंदे को, एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी हालत खुद ही इतनी बुरी है, और उसको धर्म सिखाना एक अपने आप में बुरी चीज़ है। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि कुरान को, पुराणास को, और जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सबको कुछ पल के लिए साइड रख दीजिए, और उन चीज़ों को साइड रख के जो दरिद्र नारायण हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे लाखों लोग भूखे और नज़रअंदाज किए जाते हैं एक तरीके से, और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, उस पर उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं, उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये ऐसा जो लोग करते हैं या जो नहीं सोचते हैं या अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो एक ट्रेटर हैं, एक धोखेबाज से कम नहीं है। इसी चलते इन्होंने इस बात पे कहा था कि ये भगवान और इंसानियत की भी इंसल्ट है। इन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो बिना एक्शन के यूजलेस है। और नॉलेज के लिए उन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी होनी चाहिए,
और जो वर्ल्डली नॉलेज है वो भी होनी चाहिए, ताकि लोग अपना सही गलत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो लोगों का जो नॉर्मली लोअर क्लास के लोग रहते थे उनके साथ भेदभाव होता था, तो उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा। और एजुकेशन को भी इन्होंने बेहतर तरीके से एम्फेसाइज किया। उनका मानना था कि जो भी रिसोर्सेज हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करते हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने में नहीं खर्चा होना चाहिए, वो खर्चा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन बेहतर होगा तो बाकी चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी। और ना केवल एजुकेशन की जो बात थी वो सिर्फ लड़कों के लिए, मेल्स के लिए नहीं, बल्कि फीमेल के लिए भी थी। फीमेल्स के लिए को लेकर इनकी एक लाइन बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि 500 जो डेडिकेटेड मैन होते हैं उनके साथ अगर काम करेंगे तो वो 50 साल उनको वक्त लगेगा देश को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में। लेकिन अगर वो 50 विमेन के साथ काम करेंगे तो सिर्फ कुछ ही साल लगेंगे। ये इस जो है सेंटेंस से ये भी समझा जा सकता है कि विवेकानंद का जो थॉट था वुमेन्स के लिए, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो भी बहुत जो है बेहतर था। और ये इस बात का एक संदेश है कि वेदांत में यकीन होने के बावजूद, या फिर जो है कह सकते हैं कि हिंदुइज्म में, या फिर रिलीजियस होने के बावजूद, या फिर 1000-2000 साल पीछे जाने के बावजूद इनकी सोच जो थी वो रैशनल थी। और ये न्यू और ओल्ड जो आइडियाज़ हैं वो दोनों को साथ लेके कनेक्ट करके चलते थे। ये बात इसलिए हम बोले, जैसे कुछ मोमेंट होते हैं रिवाइवलिस्ट होते हैं, कुछ होते हैं रिफॉर्मिस्ट होते हैं। रिवाइवलिस्ट का मतलब ये है कि पुरानी चीज़ों को वापस से लागू करना। तो ये न्यू प्लस ओल्ड, ईस्ट प्लस वेस्ट का जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन था। ये वेस्ट की तरफ जो है बहुत ज़्यादा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये वेस्ट का जो मटेरियलिज्म था उससे इनको दिक्कत थी। इन्होंने कहा कि फोकस जो वेस्ट का है वो मटेरियलिज्म पे ज़्यादा है, तो इंडियन को जो है मटेरियलिज्म से ध्यान थोड़ा सा हटाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि वेस्ट के जो है खिलाफ हो जाएगी। और इसी जो है नज़रिए से उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को देखा, पूरे समाज को भी देखने की कोशिश की इन्होंने। दूसरी चीज़ ये कि धर्म के बारे में ही, कि जो धार्मिक भेदभाव होते थे उन धार्मिक भेदभाव में, जैसे कि ये तो सभी धर्म को इक्वली देख रहे थे, स्पेशली इस्लाम को और हिंदुइज्म को, जैसे ऊपर हमने बताया। और ऐसा मानते थे कि इस्लाम जो है वो जो वेदांतिक कॉन्सेप्ट हैं यूनिटी ऑफ मैन काइंड के, वो इस्लाम में कई बहुत आगे ही जो है अनुवादित किए जा चुके हैं, यानी कि वो उनसे कहीं ज़्यादा आगे चल रहा है। तो ये सारी बातें करके एक रेशनैलिटी का भी अप्रोच दिया इन्होंने, सेकुलरिज्म का भी अप्रोच दिया इन्होंने। यही कारण है कि इनके जो है कैरेक्टर पे, या जैसे बाकी वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि किसी कोई नापसंद करे, या किसी स्पेसिफिक वर्ग वाले, या कोई एक दूसरे पे उंगली उठती हुई भी यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। दूसरी चीज़ एक ये यहाँ पे दिक्कत ये थी कि हिंदुइज्म को लेके थोड़ा सा टिप्पणियां इन्होंने की, लेकिन वो हिंदुइज्म पे एक धर्म के तौर पे नहीं थी, बल्कि जो कह सकते हैं कि भेदभाव हो रहा था जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ, शूद्रों के साथ, उसके खिलाफ इन्होंने बात की थी। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा है, टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदुइज्म। इसी को लेके इन्होंने कॉन्सेप्ट एक तरीके से कहा कि डोंट टचिज्म, हिंदुइज्म को कहा कि डोंट टचिज्म, या फिर रिलीजन ऑफ द किचन। क्योंकि हिंदुइज्म में जो बातें थी वो ब्राह्मणों से ही उस टाइम पे चली आ रही थी। मेडिवल टाइम पीरियड से देखेंगे तो ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा, और ब्राह्मणवाद ही जो है एक कुरीतियों की जड़ माना गया। जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, राजा राम मोहन रॉय से लेके जहाँ तक आप देखेंगे, सब ने ब्राह्मणवाद का ही विरोध किया, और उसी ब्राह्मणवाद को भेदभाव की जड़ बताया गया। इसीलिए इन्होंने इसको, हिंदुइज्म को, डोंट टचिज्म कहा, रिलीजन ऑफ द किचन कहा। क्योंकि यहाँ पे प्रिस्टली टायरेनी थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का की तानाशाही थी। यही कारण था कि इन्होंने ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया, जो रिचुअलिज्म है उसका भी विरोध किया। और एक यही कारण था कि इन्होंने अब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे जोर नहीं दिया। हालांकि आर्य समाज के उलट कह सकते हैं कि, या ब्रह्म समाज के उलट, ऐसा नहीं था कि एकदम कोई पिक्चर विक्चर, कोई पूजा वूजा नहीं करनी है, इसका विरोध इन्होंने नहीं किया था। इसी कंटेक्स्ट में वो जो है ये सारे इनके थॉट थे। अच्छा, एक थॉट ये भी, जैसे यूनिवर्सलिज्म को लेके इनका मानना था कि नेशंस की जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब सभी नेशन, सभी राष्ट्र जो है इक्वल हैं।
जितनी भी प्रॉब्लम इंसानियत फेस कर रही है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब हम लोग नेशनैलिटी के बेसिस को हटा के एक लार्जर या ब्रॉड व्यू में चीज़ों को देखेंगे। इंटरनेशनल बेसिस पे अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो जो भी इंसानियत परेशानियां फेस कर रही है वो परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये इनका मानना था। जब तक नेशन जो है अलग अलग बटे हुए हैं तब तक परेशानियां, तब तक डिफरेंसेस रहेंगे। ये इनकी सोच थी। तो ओवरऑल इन सभी सोच की जो बात है वो सारी सोच जो है इसी उद्देश्य के साथ और उनके जो गुरु परम रामकृष्ण परमहंस थे उनके उद्देश्यों के साथ इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो 1897 में स्थापना की और वही सारे मिशन के साथ ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो सारे मिशन और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, जो इनके एक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें हम लोग कल बात कर चुके हैं कि कैसे इन्होंने सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म्स की बात की। वेदांतिक डॉक्ट्रिन्स जो हैं या वेदांतिक जो सिद्धांत हैं उसकी मदद से कैसे उन्होंने समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश की और एक व्यक्ति के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म का हाईएस्ट लेवल है, उसको डेवलप करने की कैसे बात की गई। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखी थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो रामकृष्ण मिशन है इसका हेडक्वार्टर बेल्लूर में था। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज भी ये जो है जो मिशन है ये आज भी चलता है। स्कूल कॉलेजेस इसके आज भी हैं और नेचुरल क्लैमिटीज़ में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें इसका योगदान आज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में खास बात एक ये है कि इन्होंने एक रिलीजियस पार्लियामेंट जो है अटेंड किया था 1893 में। ये शिकागो में था। हालांकि यहाँ पे इनविटेशन नहीं था इनका, ये जुगाड़ पाने लगा के किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद जो इन्होंने लेक्चर दिया वो लेक्चर ने कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सारी चीज़ों को बदल दिया। पहली चीज़ तो ये कि इनके सारे थॉट ने हिंदुइज्म को एक स्ट्रक्चर दिया। इसके पहले हिंदुइज्म में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। इनकी फिलॉसफी से, इनके लेक्चर्स से हिंदुइज्म को एक परफेक्ट जो है स्ट्रक्चर मिला। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने योग और वेदांत को एक साथ जोड़ा और एक साथ जोड़ के जो लेक्चर दिया उससे एक नया ही कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसे बोला गया नियो वेदांतिज्म। योग प्लस वेदांत का ये लेक्चर था और इससे हिंदुइज्म को एक जो है नया स्ट्रक्चर इससे भी मिला। एक नया जो है पैरामीटर देखने को मिला और एक पूरा नया ही एक कह सकते हैं कि डोमेन खुल गया इनके इस लेक्चर के बाद। और मोस्टली जो जब भी स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो इस रिलीजियस पार्लियामेंट की बात भी ज़रूर होती है। आई थिंक इस वीडियो में अब कुछ खास बचा नहीं है और ये सारी बातें उनके बारे में थी। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आप चाहें तो व्यूज़ जो हैं उनके स्वामी विवेकानंद के पढ़ सकते हैं। दूसरा ये नोट्स आप ले सकते हैं और अगर पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।